नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो आज हम वीडियो 9वां लेक्चर हमारा 9वां है। तो हम आज हिंदी का ये 9वां लेक्चर पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने विद्यार्थी मित्रों 8वें पीरियड में इकाई 11 ही है, नहीं इकाई 12 दुमदुमा गाँव मैंने आपको ये पढ़ाई और समझाई थी। ये पाठ की समझूती हो गई और अभ्यास का प्रश्न हम कर रहे थे। तो अभ्यास का 5वां प्रश्न जो कहानी का है वो यहाँ से हम अधूरा छोड़कर आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो प्रश्न 5वां है अभ्यास का, वो है कहानी। तो आपको मैं कहानी समझाऊंगी। तो प्रश्न 5वां मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से यह कहानी को समझिए। नीचे दी गई चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। विद्यार्थी मित्र, ये चित्र वार्ता આપણે ગુજરાતીમાં ચિત્ર વાર્તા કહીએ અને આપણી પુસ્તકમાં ઘણી બધી ચિત્રો વાર્તાઓ પહેલા સત્રમાં પણ આવી ગઈ અને આ સત્રમાં પણ આપણે લગભગ છીએ તો આ ત્રીજી વાર્તા છે। તો આ ચિત્ર વાર્તાઓ પણ આપણા માટે ખૂબ કામની છે। હું તમને સમજાવું છું ગુજરાતીમાં। ચિત્ર વાર્તાઓ છે એ ढांचे पर से कहानी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको कहानी के में संदर्भ में भी आपको यह पढ़नी है। तो आज मैं यह आपको चित्र कहानी समझाऊंगी। तो चित्र में देखो 3-4 मेढक है, पास का चित्र दूसरा है, उसमें सांप है। हम पहले चित्र का निरीक्षण करें तो दूसरे चित्र में बहुत सारे मेढक है, वो आपस में कोई चर्चा विचारणा कर रहे हैं, ऐसा दृश्य है। और चौथे चित्र में है वो सांप मेढक को खा रहा है और सब मेढक अपने साथी मित्र मेढक को बचाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा देखो चित्र है चौथा। 5वें चित्र में सांप भाग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 6ठे चित्र में सब मेढक खुश हो गए। तो यह हम देखें तो यहाँ एक मेढक और सांप की बात है। तो कहानी का नाम हम रखेंगे मेढक और सांप। तो कहानी में जैसे मैंने आपको कहा, जो चित्र हमें दिखाई दिया उसके बारे में हम कहानी बनाकर कहानी लिख सकते हैं। तो मैं बारी बारी से चित्र कहानी के तौर पर आपको समझाती हूँ। हम कहानी ऐसे बनाए, पहले चित्र में देखो है कि एक बड़ा सा तालाब है, उसमें बहुत सारे मेढक रहते हैं। तालाब के किनारे देखो एक बड़ा सा पेड़ है, गुजराती में हम झाड़ कहते हैं, बहुत बड़ा सा पेड़ है। और उस पेड़ की बखोल में, हिंदी में उसे बिल कहते हैं, बिल में एक सांप रहता है, बराबर है। वो सांप देखो रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। चित्र ऐसा, यह ऐसे कहानी बनती है ना कि मेढक और सांप, मेढक तालाब में रहते थे, सांप एक बड़े से पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता था और तालाब में जो बाहर मेढक आते उसे रोज रोज सांप खा जाता था। तीसरे चित्र में हम देखें तो मेढक परेशान हो रहे थे। देखो सब मेढक सोचे कि हमारी वस्ती है वो कम हो रही है, हमारे साथी मित्र रोज रोज मर रहे हैं। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब उसने मीटिंग बुलाई होगी, तो इसमें बड़ा मेढक जो होगा उसने सब परेशान हुआ, तो उनमें से आपस में मिलजुल कर उसने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा हम चौथे चित्र में देखें। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। देखो एक मेढक तालाब में से बाहर आया और सांप को आने का समय था, तभी उसके बिल के सामने आकर वो खड़ा रहा। हिम्मत का काम है, पर क्या है, एकता, उसको साथ है अपने परिवार का, तो एकता में बल है, ऐसा हम यह सोच सकते हैं। 5वें चित्र में देखें तो
बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए थे। जो उसके साथ साथ थे सब मेढक, और वो आसपास छिपकर देखे कि सांप आता है कि नहीं। बराबर है। जैसे ही सांप ने उसे मेढक को पकड़ा, वो बिल से बाहर आया और सांप ने तालाब के किनारे जो मेढक था उसको पकड़ा। तो छिपे हुए मेढक बाहर निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। देखो, उसने सोचा था कि सांप जैसे ही हमारे साथी मित्रों को खाने के लिए बाहर आएगा तो उसे हम पीछे से खींचकर हमारे साथी मित्र को बचाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा ही किया। वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भाग गया। सांप डर गया, घबरा गया। सब पीछे से सब मेढक ने उसे पकड़ लिया तो वो घबरा गया और वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भाग गया और बिल में घुस गया। अपने बिल में वो जा पहुंचा। मेढक की खुशी का ठिकाना ना रहा। देखो, अंत में कहानी में मेढक खुश हो गए। सचमुच संगठन में ही बड़ी शक्ति होती है। तो यह कहानी का शीर्षक हम बोध ले कि संगठन सब एकता के साथ सब मुश्किल काम हल कर सकते हैं। तो आपको यह कहानी समझ में आ गई। अब प्रश्न छठा हम देखें। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो मैं पहली जो है वो वाक्य रचना पढ़ती हूँ। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। रहना का यहाँ क्रियापद रहती थी, ऐसा हम लिखेंगे। बराबर, वाक्य बनाना है। जो क्रिया दी गई है उस पर हमें वाक्य बनाना है। दूसरा, बच्चे तालाब में नहाना तो नहाते थे। तीसरा है, खेतों में मक्का और धान लहलहाना यानी लहलहाते थे। बराबर है। तो ये हुई रिक्त स्थान की पूर्ति। फिर सातवां प्रश्न है, वह है हम पढ़ेंगे उसकी सूचना। कोष्टक में दी गए शब्दों को उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। देखो, कोष्टक में दिया गया है लाल, सफ़ेद, तीन, सुंदर। ये शब्द है वह विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो उस पर वाक्य बनाए दिए गए हैं, वो हमें पढ़ना है। तो पहला वाक्य है, खेत में गाय चरती है। एक साधारण सा वाक्य है, खेत में गाय चरती है। तो इस वाक्य को बारी बारी से हम बनाएंगे विशेषण बीच में रखकर। तो पहला है, लाल शब्द पर बनाए, खेत में लाल गाय चरती है। सादा वाक्य था, खेत में गाय चरती है। विशेषण के तौर पर लिए तो लाल गाय चरती है। लाल शब्द के अलावा दूसरा विशेषण ले सफ़ेद, तो खेत में सफ़ेद गाय चरती है। और सफ़ेद भी नहीं, उसके बाद का विशेषण तीन, तो खेत में तीन गायें चरती है। संख्यावाचक, रंगवाचक, ये सब विशेषण हैं। यहाँ अलग अलग विशेषण के रूप लेकर वाक्य बनाने का प्रयत्न किया है। चौथा है, खेत में सुंदर गाय चरती है। खेत में गाय तो चरती है पर कैसी, तो कि सुंदर। ये चार वाक्य हुए। इसी तरह अब हम सातवां ब देखें तो कोष्टक में दिए गए शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखें। जो हमें एक वाक्य दिया गया है, कोष्टक में ऊपर की तरह शब्द भी दिए गए हैं, लाल, रंग बिरंगी, तीन और सुंदर। वो वाक्य में ये शब्द उमेर कर हमें वाक्य नया बनाना है। तो पहला वाक्य है, बगीचे में फूल खिलते हैं। बराबर, ये सादा सा वाक्य है। उस पर लाल शब्द लिखकर हम लिखे तो बगीचे में लाल, यह विशेषण है विद्यार्थी मित्रों। फूल संज्ञा नाम है और खिले हैं। बगीचे में लाल फूल खिले हैं। ये हुआ एक विशेषण का वाक्य। दूसरा,
हम रंगे रंगी शब्द लेकर वाक्य बनाइए। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बराबर है। तीसरा, बगीचे में 3 शब्द लिखने हैं। बगीचे में 3 फूल खिले हैं। तो ऐसे हम लिखें 3 फूल खिले हैं। तो यहाँ हमें जो शब्द लिए उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। चौथा वाक्य बनाएंगे सुंदर शब्द के अक्षर पर। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर फूल खिले हैं। तो हो गए ये 4 वाक्य। अब हम प्रश्न 7 क देखेंगे। 7 क है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा, यह सब शब्द दिए गए हैं। उस पर हमें वाक्य बनाना है। तो मैंने आपको अभ्यास के होमवर्क में, अभ्यास के HW में प्रश्न 1 से 4 तक, 1 से 4 तक लिखवाए। इसमें जवाब, इसमें 7 क का जवाब भी था। बराबर है। तो आप उसमें से देखकर लिख लेना। बराबर है। फिर मैं दोहरा देती हूँ, फिर भी मैं ये जवाब आपको एक बार कह देती हूँ। आपको यह इस तरह लिखना है। होशियार शब्द पर हम वाक्य बनाइए तो ऐसे लिख सकते हैं, मनोज होशियार विद्यार्थी है। विद्यार्थी है। तो ये हुआ वाक्य। इसी तरह आप दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वाक्य अपनी कॉपी में मैंने आपको बना कर दिए हैं। तो उसमें से ढूंढ कर लिखना है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। तो अब यहाँ स्वाध्याय अभ्यास हम पूर्ण करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्न अब हम समझेंगे। तो स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हमें आज लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखे। उसमें पहला सवाल पूछा गया है कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। जो आपने पाठ ध्यान से सुना होगा तो आपको इस उत्तर का जवाब पता होगा। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की समस्या थी। तो आपको लिखना है, हमेशा पानी की समस्या, पानी की कमी की समस्या, कमी की समस्या थी। यह था पहला उत्तर। दूसरा, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते। तो हमने पढ़ा था, बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते, यह था दूसरा। तीसरा है, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया। बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे और पानी की समस्या दूर करने के लिए सोचा। तो रजिया ने क्या कहा। उसने कहा, बड़ा सा खड्डा, बड़ा सा गड्ढा हिंदी में कहते हैं, वो खोदने के लिए कहा था उसने।
गड्ढा खोदने के लिए कहाँ? बराबर है। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो मैंने आपको इकाई पढ़ाने वक्त गुजराती और हिंदी दोनों में साधनों के नाम दिए थे। मैं लिखती हूँ यहाँ, बच्चे फावड़े लाए थे, फावड़े। फिर क्या लाए थे? कढ़ाई, कढ़ाई। कुदाल, कुदाले। और तसले लाए। बराबर है। तो ये विद्यार्थी मित्रों जवाब हुआ। 5वां प्रश्न है, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव का क्या फायदा हुआ? तो लोग खेतों की सिंचाई करने में सिंचाई करते और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाता लहलहाते थे। तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमे गांव का फायदा हुआ कि खेतों में सिंचाई करते और खेतों में धान की बड़ी मात्रा में खेत लहलहाते थे। तो ये प्रश्न प्रश्न स्वाध्याय का 5 प्रश्न हमें आसानी से समझ लिया। यहाँ अब दूसरा प्रश्न है, वो है निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? तो देखो इकाई के बारे में यहाँ कोई बात बोल रहा है, कौन किसे कह रहा है, उसका उत्तर हमें लिखना है। तो पहला है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। यह बच्चे इकट्ठा हुए थे, इनमें से कौन बोला? तो यह बिल्लू बोला था। बिल्लू बादल को रोज बरसने के लिए कहता था। और बादल थोड़ा रोज बरसता, वो तो 4 माह से बरसता, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में। बराबर है, बोला, बिल्लू बोला। फिर बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ये वाक्य कौन बोला? तो यह वाक्य बिल्लू का उत्तर महिमा ने दिया था। यह महिमा बोली थी, महिमा बोली थी। बराबर है। फिर क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। ये रजिया बोली थी। रजिया का विचार था ना, उसने पानी की कमी दूर करने का उपाय बताया था। बराबर है। फिर निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखें, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखें। तो पहला है दुमदुमा, दूसरा शब्द बादल, फिर कढ़ाई, छपाछप और लहलहाया। तो कक्कावारी क्रम में हम देखें विद्यार्थी मित्रों, तो क से शुरू होता है पहला कढ़ाई, दूसरा ख, घ से नहीं है, सीधा आता है छपाछप, ये दूसरा वाक्य है। फिर बाद में द से शुरू होता है तो दुमदुमा। बराबर, ज ट ठ ड, इसमें द आया ना, दुमदुमा। उसके बाद बादल, और छल्ला रहा लास्ट में है, अंत में लहलहा। ये तो ये शब्दकोश हो गया हमारा। अब नीचे गुजराती वाक्य अनुवाद कीजिए। तो हमें हिंदी वाक्य का गुजराती बनाना है। तो मैं हिंदी वाक्य पढ़ती हूँ। पहला है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। देखो अक्सर ये वाक्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको यह वाक्य पर बहुत ही ध्यान रखना है। खेलना एटले
રમવું ગુજરાતીમાં થાય ચાહતે થે એટલે કે ઈચ્છે છે. તો હવે આપણે વાક્ય બનાવીએ. તો બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા. આ થયું પહેલું વાક્ય. પછી છે पानी से खेतों की सिंचाई होती है. तो સાવ સાધારણ વાક્ય છે. એનું ગુજરાતી થશે પાણી સે એટલે થી, ખેતો એટલે ખેતરોની, સિંચાઈ થાય છે, સિંચાઈ થાય હોતી है यानी થાય છે. ત્રીજું बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा. तो बारिश यानी वरसाद, वरसादना पाણીથી તળાવમાં પાણી भराયું सॉरी. तो हुआ एक वाक्य. फिर बच्चों ने पानी कमी दूर करने की सोची. तो બાળકોએ ની જગ્યાએ એ આવશે. બાળકોએ પાણીની કમી એટલે પાણીની તંગી દૂર કરને કી સોચી એટલે કે કરવાનું વિચાર્યું. ત્યાર પછી છેલ્લું વાક્ય છે एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए. इकट्ठा यानी एकठा थया, भेगा थया एम આપણે લખી શકીએ. એક દિન એટલે એક દિવસ. બાળકો રમવાના મેદાનમાં ભેગા થયા. થઈ ગયું વાક્ય. अब निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए. पांचवा प्रश्न है, कोष्टक दिया गया है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वो शब्द के अर्थ दूसरा अर्थ होता है तो वह हमें कोष्टक में जवाब के तौर पर दिया गया है, इसमें ढूंढ कर लिखना है. तो पहला शब्द है प्रार्थना. तो प्रार्थना यानी उपासना पहला ही शब्द है, वो उसका अर्थ है, उसका समानार्थी शब्द का अर्थ है उपासना. फिर युक्ति भी नहीं, स्तुति. तो स्तुति शब्द है वो भी प्रार्थना का ही दूसरा नाम है. बराबर है. फिर उपाय, उपाय तो युक्ति, उसके ऊपर ही जवाब लिखा है युक्ति. और दूसरा तरकीब, तरकीब को भी हम युक्ति ही उपाय ही कहते हैं. तरकीब. पानी तो नीर और वारी, वारी नीर पानी यह पानी के नाम है. बारिश, बरसात, उसे बरसात भी कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं. देखो यहाँ उसके नाम बताए गए हैं. अंत में कौन रहा? व्याकुल और दुख शब्द रहा. तो यहाँ परेशान तो दुखी और व्याकुल. तो ये समानार्थी शब्द भी बड़ी आसानी से हमने लिख लिए. आपको समझ में आ गए. प्रश्न छठा है, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी. पता कीजिए और लिखिए. देखो विद्यार्थी मित्रों, आपको आपके आसपास, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास जो समस्या है उसे आपको ढूंढ निकालना है कि आपके आसपास क्या समस्या है. बराबर है. तो हमारे मोहल्ले में देखो गंदगी की समस्या होगी. तो क्या समस्या होगी? तो मैं लिखती हूँ यहाँ गंदगी. बराबर है. क्यों है? तो उसका कारण है लोगों जिम्मेदारी नहीं उठाते. लोगों जिम्मेदार है. यह समस्या किस प्रकार दूर होती है? तो मोहल्ले में
कूड़ेदान लगवाना चाहिए, कूड़ादान नहीं है, दूर करने के लिए नहीं है तो वह रखना चाहिए। बराबर है। फिर मैं आपको टूक में उत्तर लिखकर बताती हूँ, आप विस्तार से लिख सकते हैं। इस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हो? बहुत अच्छा प्रश्न हुआ। तुम क्या योगदान दे सकते हो? तो सफाई में साथ दूंगा। बराबर है। और मित्रों को भी समझाऊंगा कि वो भी सफाई में साथ दे। दूंगा। હવે પ્રશ્ન 6 ક જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્ર। प्रश्न 6 क इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र लिखिए। तो मैं नोटबुक में आपको यह पत्र लिखकर विद्यार्थी मित्रों समझाऊंगी कि हमारे मोहल्ले में ये समस्या हम कैसे दूर कर सकते हैं। बराबर है। तो मैं एक बार आपको वैसे ही समझा देती हूँ कि यह समस्या हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपको समझाकर बोलकर समझा देती हूँ। तो मुझे आप ध्यान से सुनना कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हम गुजराती में आप पत्र लिखकर हम पहले सत्र में भी पढ़ गए हैं विद्यार्थी मित्रों। दूसरे सत्र में भी मैं आपको बताती हूँ कि जो जमणी बाजू આપણે એડ્રેસ લખીએ છીએ અને એમાં આ સરપંચને પત્ર લખવાનો છે, એટલે ગામનું નામ અને સરપંચનું સ્થળ લખી અને આપણે પત્ર લખી શકીએ છીએ। બરાબર છે। તો હું તમને આ પત્ર લખીને વ્યવસ્થિત સમજાવીશ અને સમજાવીને એકવાર કહી દઉં અને તમને લખીને પણ આપીશ। और दूसरा भी एक पत्र आपको मैं पढ़ाऊंगी। यह पत्र हम देख लें। तो हम पहले अपने मोहल्ले के नाम और एड्रेस लिखेंगे जमनी बाजू और दाई ओर। फिर बाई ओर हम सरपंच के नाम और उसको मान सम्मान देंगे और विषय लिखेंगे हम कि जैसे मान लो कि हम विषय लिखते हैं तो विषय इस तरह हम बीच में लिखेंगे। यहाँ एड्रेस लिखेंगे कि हमारे मोहल्ले का नाम है, मान लो कि अमरेली है हमारे एरिया के नाम। बराबर है। तो हमारे शहरी नंबर 3 में ये समस्या है। दिनांक लिखेंगे। ये लिखकर मैं आपको एक मुहावरा बताती हूँ। इस तरह हम लिखते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से लिखकर आपकी कॉपी में लिखने के लिए दूंगी। फिर हम यहाँ ऐसे प्रति महोदय जिसको हम पत्र लिखते हैं उसके बारे में लिखेंगे। माननीय वर सरपंच जी, सरपंच को पत्र अपने गांव के सरपंच को लिखते हैं तो उसके महोदय मान बड़ा आदर से कहते हैं। और हमारे गांव का नाम लिखते हैं हम। देखो इस तरह रामपुर हमारा गांव का नाम है। देखो तो उसकी ग्राम पंचायत को पत्र लिखते हैं। तो ऐसा उसका एड्रेस और मान के साथ हम पत्र शुरू करेंगे। यहाँ रामपुर और विषय होगा शहरी और गांव की गंदगी दूर करना, यह पत्र का विषय है हमारा। और उसके बारे में एक पैराग्राफ से टूक में हम अपनी समस्या बताएंगे। तो पैराग्राफ करके हम लिखेंगे, आपसे सविनय, शुरुआत ऐसे विनय से करनी चाहिए। आपसे सविनय निवेदन करते हैं, निवेदन है कि हमारे रामपुर गांव में खास
करके हमारे शेरी नंबर 3 में कूड़ादान नहीं है, जो मैं आपको पढ़कर बोलकर समझा देती हूँ। कूड़ादान नहीं है तो लोग इधर उधर कूड़ा डाल देते हैं, ये हमारी समस्या है, तो पत्र में लिखना है। इसलिए हमारे शेरी में गंदगी बढ़ती है और उसमें बीमारियाँ फैलती है। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे शेरी में कूड़ेदान रखवाइए और आप उसकी सफाई करें। इस तरह हम एक पैराग्राफ बनाकर पत्र लिखेंगे और हम अंत में भवदीय कहकर अपना संबोधन पत्र पूरा करेंगे। हम रामपुर गांव के शेरी नंबर 3 के नागरिक है, तो के ग्राम जनवासी, ऐसा लिखकर पत्र हम पूरा करेंगे। तो यह पत्र आपको समझ में आ गया, मैं आपको अच्छी तरह से लिखकर बताऊंगी। और इसी तरह एक दूसरा भी पत्र मैं आपको कहती हूँ, परीक्षा में पूछा जाए तो आपको आना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। ऐसा पत्र होगा कि मान लो मैंने विषय तो बनाया, सोचकर रखा था आपके लिए, जो मैंने आपको लिए तैयार करके लाई हूँ। तो यह है पत्र 2। अपने अभ्यास की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है दूसरा। तो उसमें हम अपने हॉस्टल का नाम पता लिखेंगे, फिर परम पूज्य पिताजी को हम सादर वंदन करके पत्र लिखना शुरू करेंगे और अपना हाल चाल एक पैराग्राफ में लिखकर हम पत्र अपना लिखना इस तरह शुरू करेंगे। आपका खत मिला, पिताजी ने पहले खत लिखा होगा तो उसका हम उत्तर दे रहे हैं। पढ़कर खुशी हुई, यहाँ खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और छात्रालय में गृहपति हमारी अच्छी देखभाल करते हैं। हम जैसे रहते हैं उसका वर्णन करके पत्र में खुश खबर देकर हम अपने पिताजी को प्रणाम करके पत्र पूरा करेंगे। तो इस तरह आपको पत्र लिखना है। तो मैं यहाँ तक ही रखूँगी विद्यार्थी मित्रों ये पत्र की बात। 2 पत्र मैंने आपको बताए हैं, 2 के 3 पत्र आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ स्वाध्याय के पीछे 12वां पाठ है, उसके स्वाध्याय के पीछे आपको पत्र लिखना है और वह परीक्षा के लिए आपको कंठस्थ करने हैं। फिर योग्यता विस्तार, ये भी मुद्दा बहुत काम का है, उसे भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो संकेत जो रोड पर होते हैं, रास्ते पे चलने के वक्त हमें कौन सी ध्यान रखने की बाबत है, वो संकेत को हमें समझना चाहिए। तो पहला संकेत जो यहाँ ये से बोर्ड रास्ते पे होगा तो स्टॉप यानी थोपिए, ठहरिए हिंदी में कहेंगे हम। फिर सकरा सेतु जो पुल आएगा वो एकदम साकड़ी गली में होगा तो सकड़ा सेतु ऐसा सिंबल आएगा। फिर यहाँ गोलाकार रास्ता है, उसका निशान यह होगा। तो संकेत आपको समझना है और ये अपनी कॉपी में ये संकेत आपको बनाने हैं। विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क में भी मैं आपको दूंगी, यह सब संकेत आपको अपनी कॉपी में बनाकर चित्र बनाकर लिखने हैं। तो चौथा है, आगे रास्ता सकड़ा है, बराबर है। यहाँ सकरा सेतु था, यहाँ रास्ता सकड़ा है। तो देखो दोनों के चित्र में कितना सिंबल में फर्क है। यहाँ એમ કહે છે કે આગળ પહોળો રસ્તો છે, તો અહીંયા उसे हिंदी में कहते हैं आगे रास्ता चौड़ा है, यहाँ प्रवेश निषेध आगे जवानी मनाई है। त्यार पछी दोनों तरफ रास्ता बंद है, तो उसका यह चिन्ह है, आपको यह चिन्ह अपनी कॉपी में दौड़ कर बनाना है। यहाँ सिर्फ साइकिल ले जाना है तो साइकिल दौड़नी है, और यहाँ साइकिल निषेध है, तो यह भी संकेत आपको समझाने दौड़ कर अपनी कॉपी में करना है। तो मुझे आशा है कि यह पाठ दुमदुमा गाँव आपको समझ में आ गया होगा, बराबर है। और मैंने यह शब्द जो है फावड़ा तो पावड़ो, तसला तो तगारो, कढ़ाई तो कढ़ाई, कुदाल तो कोदाड़ी, टोकरी तो टोपली, ये सब शब्द भी आपको अपनी जानकारी के लिए अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो मैं यहाँ इतना ही आपको आज समझाती हूँ और पूर्ण करती हूँ। अगले पीरियड में आप फिर मिलेंगे, अगले तास में हम नई इकाई पढ़ेंगे। तो आभार।